चलिए, तो लास्ट कहाँ कहाँ क्या हो गया था कल? स्ट्रीमलाइन। तो आज शुरू करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। चलिए, तो हेडिंग दीजिए फ्लूइड डायनामिक्स। आज शुरू करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स तो लिख लीजिए, इसमें शुरू कर दीजिए लिखना। फ्लूइड डायनामिक्स में द ब्रांच of fluid engineering in which study of factors oblique forces affecting the flow pattern is carried out वो साइंस जिसमें फ्लो पैटर्न्स की सिर्फ स्टडी करते हैं, सॉरी, फैक्टर्स बिहाइंड द फ्लो पैटर्न्स। कोई फ्लो पैटर्न हमें किस तरीके का मिल रहा है, जैसे कल आप पढ़ करके गए कि साहब फ्लो इज लेमिनार और टर्बुलेंट। क्या रीजन होगा इसके लेमिनार होने के पीछे, क्या रीजन होगा उसके टर्बुलेंट होने के पीछे, या इफ फ्लो इज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो ये क्या है, एक फ्लो पैटर्न है। अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं तो वो स्टडी क्या कहलाएगी, काइनेमैटिक्स, फ्लूइड काइनेमैटिक्स। और अगर ये फ्लो लेमिनार हुआ या टर्बुलेंट हुआ, यूनिफॉर्म हुआ या नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो इसके पीछे रीजन क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज फ्लो पैटर्न्स की अगर हम स्टडी करने लगे तो वो कहलाएगी आपकी फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये छोटा सा फर्क है फ्लूइड डायनामिक्स एंड फ्लूइड काइनेमैटिक्स। ठीक है, अब यहां पर है तो काफी चीजें डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो थोड़ा सा बहुत कम है सिलेबस। यानी तो सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग दीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स और एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स और एनर्जी। तो हेड कितने तरीके के होते हैं या एनर्जीज कितने तरीके की होती हैं, उसको लिख लीजिए। नंबर फर्स्ट हेडिंग दीजिए फटाफट तेजी से। नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल हेड और पोटेंशियल एनर्जी। नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल हेड और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल हेड और पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। एनर्जी इन अ फ्लूइड ड्यू टू इट्स पोजीशन। आप जानते ही हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोजीशन की वजह से होती है। कोई बॉडी कहां पर है इस वजह से होती है ना। आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है, अगर कोई अर्थ सरफेस के ऊपर यहां पर है कोई बॉडी हाइट h पर, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। आपने पढ़ा है ये हाई स्कूल में, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जाहिर सी बात है, कोई अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड के पास, कोई बॉडी है तो बॉडी के पास, किस वजह से होगी, ड्यू टू हाइट या ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है ना। इट इज रिकॉल्ड एज, इट इज रिकॉल्ड यानी रिप्रेजेंट की जाती है, रिकॉल्ड बाई जेड। जनरली हम इसको जेड से रिकॉल्ड करेंगे, यानी रिप्रेजेंट इसको जेड से करेंगे। कर किसी से भी सकते थे, एच के फॉर्मेट में भी कर सकते थे, वाई के फॉर्म में भी कर सकते थे, लेकिन हम यहां पर इसे करने जा रहे हैं जेड से, जो जनरल यूज है। ठीक है ना। नंबर सेकंड वन इज प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी, प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी। इसमें लिख लीजिए द एनर्जी
द एनर्जी ऑफ फ्लूइड, अब हर जगह पर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। एनर्जी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर, तो प्रेशर की वजह से जो उसके पास एनर्जी होगी उसे प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड कहेंगे, प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड कहेंगे। हेड क्यों कह रहे हैं इसे थोड़ी देर में समझेंगे, अभी हम इसको हर एनर्जी को हम यहां पर हेड और कह रहे हैं साथ में, एनर्जी या हेड, इसको अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे आखिर क्यों हेड कह रहे हैं बार बार, ठीक है ना। इट इज रिकॉर्ड एज P बाई ओमेगा और P बाई रो जी, जो ओमेगा को रो जी कहते हैं। इट इज रिकॉर्ड एज P बाई ओमेगा और P बाई रो जी। एंड थर्ड वन इज काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक हेड और काइनेटिक एनर्जी, इसमें लिख लीजिए द एनर्जी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू वेलोसिटी। आपको आइडिया ही है काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है। तो सिंपली उन्हीं तीनों एनर्जीज को यहां पर एक बार आपको बस बता दिया है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है वो अभी देख लेते हैं, क्यों आखिर इतना डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं उसे अभी 1 मिनट में यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए बेसिकली जाहिर सी बात है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास 3 तरीके की एनर्जी होती है नॉर्मली, यही 3, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी उसकी वेलोसिटी की वजह से। अब क्योंकि हम यहां पर फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड में प्रेशर भी होगा, फ्लूइड शुड बी सब्जेक्टेड टू अंडर प्रेशर, तभी जाहिर सी बात है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा होगा ड्यू टू जनरली प्रेशर डिफरेंस, समटाइम मे बी नॉट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, कभी कभी प्लेस की वजह से भी कर सकता है, ग्रेविटी की वजह से भी करेगा, लेकिन इन जनरल प्रेशर की वजह से भी वो करता है। तो प्रेशर की वजह से भी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी तो प्रेशर की वजह से होती है फ्लूइड के पास। जैसे गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जरा सी, है ना, अर्थ पर रखा होता है तो फॉर एग्जांपल अगर उसका इंक्लूडिंग गैस सिलेंडर वेट हम काउंट कर ले तो 30 kg, और अर्थ पर रखा है अगर 10-5 मीटर ऊपर ही रखा है तो कोई खास एनर्जी नहीं है ना। अब मूव वो करना नहीं है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, बट उसमें जो प्रेशराइज्ड जो गैस है उस प्रेशर की वजह से उसके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और इतनी एनर्जी अगर वो ब्लास्ट कर जाए तो कितना जबरदस्त ब्लास्ट होता है ना। तो प्रेशर एनर्जी को ही बेसिकली यहाँ पर एनर्जी होती है, मेनली इन फ्लूइड से जो एनर्जी है वो ड्यू टू प्रेशर ही होती है। तो बेसिकली हमारे फ्लूइड्स के पास 3 तरीके की एनर्जी पाई जाती है। अब देखिए इसको हेड क्यों कह रहे हैं, इसको अभी थोड़ा सा और देर बाद समझेंगे, पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल हेड और टोटल एनर्जी, टोटल हेड और टोटल एनर्जी, ठीक है ना। अब किसको, अभी आ रहा है, आने तो दो, ऐसा दिखाने को कोई खास चीज नहीं है ना। तो यानी तीनों एनर्जीज को अगर सम कर दे तो वो टोटल एनर्जी, यानी इसका मतलब क्या है कि फ्लूइड के पास, किसी भी मूविंग फ्लूइड के पास, ये बात करने जा रहे हैं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। हम क्या बात करने जा रहे हैं अब, किसी भी मूविंग फ्लूइड के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो फॉर एग्जांपल हम उसे किसी भी लेटर से मेजर कर सकते हैं, क्यों हेड की बात कर रहे हैं तो HT, टोटल हेड HT इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी Z प्लस प्रेशर एनर्जी P अपॉन ओमेगा प्लस काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर। अच्छा ऊपर वाला रहेगा, निकले हो काइनेटिक एनर्जी को रिकॉर्ड करते, रिकॉर्ड एज ये रहेगा, लेकिन बोल देते कोई नहीं, रिकॉर्ड एज V स्क्वायर अपॉन 2G। काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, V स्क्वायर अपॉन 2G। तो टोटल हेड या टोटल एनर्जी फ्लूइड के पास, मूविंग फ्लूइड के पास कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हो गई किसी भी मूविंग फ्लूइड के पास, ये है टोटल एनर्जी। सही बात है, इसके अलावा कोई दूसरी एनर्जी तो नहीं होगी किसी पाइप में अगर कोई फ्लो हो रहा है तो,
अगर किसी पाइप में कोई फ्लो हो रहा है तो इसके अलावा कोई एनर्जी नहीं होगी। इसके अलावा एक एनर्जी और होगी अगर फ्लूइड के पास हम माने तो, वो होगी उसकी इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर की वजह से, है ना। ये हमने कई बार क्लास में बताया है कि इन होल फ्लूइड मैकेनिक्स हम इस एनर्जी को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ही इसको कंसीडर करने लगेंगे तो हम एनर्जी लॉज पर चले जाएंगे और वो हम कंसीडर करते हैं इन थर्मोडायनामिक्स, वो थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा फिर, है ना। तो उसको हम यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है ना। चलिए, तो ये तीन तरीके की एनर्जी, इसको हेड क्यों कह रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अगर आप हर इक्वेशन को देखें, फॉर एग्जांपल जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, एम जी इंटू जेड। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, एम जी इंटू जेड। किसी भी बॉडी के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन हमने उसको क्या रिप्रेजेंट किया है, जेड। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि अगर इस पोटेंशियल एनर्जी को, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम बॉडी के वेट से डिवाइड कर दें, बॉडी के यानी फ्लूइड के वेट से डिवाइड कर दें, तो क्या बच जाएगा फिर, ये वेट का मतलब mg, वेट का मतलब mg। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वेट क्या बचा, z। z बचा ना, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वेट इक्वल टू क्या बचा, z। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो z है, ये जो पोटेंशियल हेड है, जिसको हम पोटेंशियल हेड कह रहे हैं, ये क्या है, एनर्जी है पर यूनिट वेट। क्लियर हो गई बात। ये जो z है ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वेट। वेट से ही तो डिवाइड हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, हमने पोटेंशियल एनर्जी को वेट से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये टर्म क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। और वो क्या निकल करके आ गया हमारा, z। और z क्या है, एक मीटर की मेजरमेंट है, हाइट की मेजरमेंट है, इसलिए कह रहे हैं हम हेड। यानी यहां से ये मालूम पड़ा कि हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ हाइट, जैसे प्रेशर को हम इन टर्म्स ऑफ हाइट मेजर कर ले रहे थे ना, वैसे ही हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ हाइट मेजर कर सकते हैं। हाइट के फॉर्म में यानी हेड के फॉर्म में हमें एनर्जी दी रखी होगी, और अगर उसकी हम एनर्जी निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, उसके वेट से, उसके वेट से। जैसे वहां पर रोजी से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, यहां किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके वेट से। इससे ये मालूम पड़ा कि एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ हेड, इन टर्म्स ऑफ हाइट, है ना। यानी ये जो एनर्जी के टर्म है ये एनर्जी ही है, पर कैसी है, पर यूनिट वेट। यानी ये टोटल एनर्जी का जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये किस फॉर्मेट में है, एनर्जी पर यूनिट वेट। सही बात है ना, लिख लीजिए किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये, एनर्जी पर यूनिट वेट। पूछा जाता है कभी कभी, दिस इक्वेशन इज एनर्जी पर यूनिट वेट फॉर्म। इसलिए हमने ये कहा कि एनर्जी और एनर्जी हेड, इसलिए इनको सबको हेड कहते चले आ रहे हैं। अगर आप इनके डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे पी अपॉन ओमेगा की या वी स्क्वायर अपॉन 2g की, तो इनकी डायमेंशन भी मीटर में निकल करके आएगी। अगर इनकी डायमेंशन को निकालोगे आप, घर पर बैठ करके निकाल लीजिएगा, पी अपॉन रो जी की या वी स्क्वायर अपॉन 2g की, तो डायमेंशन कैसे निकल के आएगी इनकी, मीटर। इसका मतलब कल को अगर आपसे कोई पूछ ले कि पी अपॉन ओमेगा की डायमेंशन क्या है, मीटर। क्यों, यहां एक तरीके से और भी जानकारी कह सकते हैं हम, बिकॉज z क्या है, z इज हाइट, और हाइट की डायमेंशन क्या होती है, मीटर। और देखिए ये यूनिट्स का लॉ है, यूनिट्स का ऐड करने का लॉ है या सब्ट्रैक्ट करने का लॉ है कि सेम डायमेंशंस की यूनिट्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी का भी हो सकता है, बट सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैन बी पॉसिबल ओनली सेम यूनिट्स, है ना। तो इसका मतलब z की अगर डायमेंशन मीटर है तो इसका मतलब p अपॉन ओमेगा की डायमेंशन भी मीटर होगी, v स्क्वायर अपॉन 2g की डायमेंशन भी मीटर। क्लियर। अब ये भी मालूम पड़ेगा ये फॉर्मूला किस फॉर्मेट में, एनर्जी पर यूनिट वेट, है ना, एनर्जी पर यूनिट वेट। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां तक बताइए, अगर कोई भी कैसा भी कंफ्यूजन है तो आगे बढ़े।
ये टोटल एनर्जी की बात हो गई। यानी कोई भी मूविंग फ्लूइड, फॉर एग्जांपल अगर कोई मूविंग फ्लूइड है यहां पर, इस पाइप से होकर के जा रहा है ना, इस पाइप से होकर के जा रहा है, तो इसका मतलब उसके पास टोटल एनर्जी जो होगी हर पॉइंट पर, अगर उसके एक्सिस को हम ऐसे ड्रॉ कर दें, है ना, अगर यहां से डेटम लाइन, फॉर एग्जांपल ये अर्थ की पोजीशन ये है, फॉर एग्जांपल अर्थ की पोजीशन ये है आपकी, अब यहां से ऊपर फॉर एग्जांपल एंट्री पॉइंट की हाइट है आपकी Z1, तो उसके पास हर जगह पर कौन कौन सी एनर्जी होंगी, एंट्री पर एक तो एनर्जी होगी Z1, एक वेलोसिटी की वजह से एनर्जी होगी V1 की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और एक यहां पर प्रेशर भी तो लग रहा होगा, प्रेशर की वजह से एनर्जी P1, ठीक है ना, P1 अपॉन ओमेगा बाद में कर देंगे उसे, तो इस वजह से 3 एनर्जी होंगी। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहां पर कहें, यहां पे तीनों एनर्जी होंगी, यहां पर कहें तो यहां पर भी तीनों ही एनर्जी होंगी, यानी हर जगह पर ये 3 एनर्जी होंगी। क्लियर है ना, जो एनर्जी यहां से चली यही एनर्जी तो आगे तक मूव करती जा रही है, कोई नई एनर्जी तो आ नहीं रही है। क्लियर है, तो ये डायग्राम बनाइए जब तक मैं बता रहा हूं, इतना डायग्राम बनाइए, बात करते हैं आगे, देखिए बात करेंगे, उसको मत पूछिए, खुद बताओगे, तुम ही बताना क्या हो रहा है, या खुद सोचो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, ये तो डायग्राम बना दिया हमने, है ना। पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है तो Z का वैल्यू बढ़ता जाएगा, पाइप अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो Z का वैल्यू घटता जाएगा, ये तो फ्लो है फ्लूइड का। फ्लूइड ऊपर भी जा रहे हैं, कभी कभी ऊपर ओवरहेड टैंक से नीचे भी आ रहा होता है ना, फ्लूइड ओवरहेड टैंक से नीचे भी आ रहा होता है, और हमारी पंप से कभी ऊपर भी जा रहा होता है। ठीक है, बना लिया डायग्राम ये। अब ये बताइए आप मुझे खुद कि जब इसमें यहां से कोई फ्लूइड एंट्री ले रहा है, यहां से कोई फ्लूइड एंट्री ले रहा है ना, बाहर जाकर कर लो बात, कुछ जरूरी भी है तो, यहां से कोई फ्लूइड एंट्री ले रहा है, ठीक है। अब अगर यहां से ये सेम फ्लूइड एग्जिट कर रहा होगा, है ना, फ्लूइड तो जो जितना एंट्री ले रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, कोई अलग से तो फ्लूइड आ जा नहीं रहा है, नहीं आ जा रहा ना। क्लियर। अब ये बताइए, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एनी हाउ, जैसे भी एनर्जी का लॉस हो रहा हो, कोई भी एनर्जी का लॉस अगर ड्यूरिंग दिस फ्लो नहीं हो रहा है, हम तमाम वो अजम्पशन ले लें जिनकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है, वो चीजें हैं ही नहीं, जिनकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा वो सब चीजें यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी एट इनपुट must be equal to energy at this point, must be equal to energy at this point। सही बात है ना, यानी हर जगह पर ड्यूरिंग द फ्लो एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी विल रिमेन्स सेम। यही फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यही तो लॉ है कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सिर्फ एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब यहां पर अगर ये कह रहे हैं सभी वो अजम्पशंस हम ले लें कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब सर टोटल एनर्जी एट इनपुट मस्ट बी इक्वल एट एवरी पॉइंट, जितनी इनपुट पर टोटल एनर्जी होगी इतनी यहां होगी, इतना ही एग्जिट पर होगी। यानी ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फ्लो टोटल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है ना, क्लियर। यही बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज थ्योरम है। बर्नौली की जो थ्योरम है वो यही तो कहती है, उन्होंने ये अजम्पशंस उसमें बोल दिए हैं लैंग्वेज में कि अगर अज्यूम कर ले हम देखिए अज्यूम क्या क्या कर लें, लॉस किस वजह से होगा कि जब रिलेटिव मोशन होगी ड्यूरिंग फ्लो, पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, रिलेटिव मोशन होगी तो विस्कोसिटी एक्ट में आएगी, वो एनर्जी का लॉस करेगी। तो ये मान लें कि विस्कोसिटी है नहीं फ्लूइड में, विस्कोसिटी फ्लूइड में है नहीं, फ्लूइड का जो फ्लो है बड़ा यूनिफॉर्म है, स्ट्रीमलाइंड है आपस में, यानी एक दूसरे से फ्लूइड पार्टिकल टकरा भी नहीं रहे हैं, आपस में फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे से टकरा भी नहीं रहे हैं, तो सब तो हमने वो अजम्पशन ले लिए ना जिनकी वजह से एनर्जी लॉस होता, तो क्या कह देंगे अल्टीमेटली,
देन अगर ये सब चीजें हैं, देन ड्यूरिंग द फ्लो टोटल एनर्जी विल रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर हो गई बर्नौलीज थ्योरम? क्लियर है ना? तो बस तो लिख लीजिए, बस यही बर्नौलीज थ्योरम है। इसको लिखना शुरू कर दी, हेडिंग दे लीजिए बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम हमारा ऐसे ही पढ़ाते हैं हम, पहले खुद ड्राइव कर लेते हैं, फिर अपने आप आज आ गई, है ना? डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं। अब आप खुद भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा आइडिया हो जाए तो, लेकिन क्योंकि अभी आइडिया नहीं है तो एक अंदाज में, सही अंदाज में लिखने की, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है तो लिख लेते हैं। पहले अजम्पशंस लिखने शुरू कर दीजिए। फॉर एन आइडियल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, है ना? अजम्पशन ले लिया ना, कुछ ना कुछ आइडिया ले लिया, इनकॉम्प्रेसिबल भी ले लिया। अच्छा, कंप्रेसिबल लिख लिया, इनकॉम्प्रेसिबल। फॉर एन आइडियल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड इफ फ्लो इज यूनिफॉर्म, continuous and along a streamline, along a streamline that is, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं यहीं पर, वैसे बाद में लिखेंगे सभी assumption को अलग। that is one dimensional flow, that is one dimensional फ्लो। बताइए कोई अजम्पशन जो अभी हमने बोला था वो छूटा? सब अजम्पशन ले लिए। यूनिफॉर्म कह दिया फ्लो को कंटिन्यूअसली कह दिया। ऐसा नहीं फ्लो रुक रुक करके हो रहा है फिर रुक रहा है, ऐसा नहीं। फ्लो कैसा है? कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है, स्ट्रीमलाइंड है, यानी लेमिनार टाइप का हुआ। वन डायमेंशनल भी कह दिया, स्ट्रीमलाइन को वन डायमेंशनल कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो ही वन डायमेंशनल भी होते हैं। तो क्या बस इतना कहना रहना रह गया है, देन सम ऑफ टोटल एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो लिख लीजिए देन। अब अगर और लंबी डेफिनेशन करनी है आपको 2 नंबर लेने के लिए, तो ऐसे लिए देन सम ऑफ, जैसे बुक में लिखा रहता है लंबी डेफिनेशन यानी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक हेड या काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट। या डायरेक्टली एक ही वर्ड लिख सकते थे, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। या तीनों एनर्जी कौन कौन सी उनके नाम भी लिख दो, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बर्नौलीज थ्योरम है। यानी क्या कह रहे हैं बर्नौली साहब ने? ये कह दिया कि अगर ये असम्पशंस फुलफिल हो रहे हैं तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस Z इक्वल टू क्या होगा? P1 अपॉन ओमेगा प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने तीनों पॉइंट के लिए लगातार है, अलग अलग भी लिख सकते थे कि दिस इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इक्वल टू कांस्टेंट। हर जगह पर ये चीज रहेगी कांस्टेंट। ये बर्नौली साहब ने कहा। अब बताइए बर्नौली थ्योरम याद करने में क्या है? आप खुद से गलती निकाल लेंगे अपनी डेफिनेशन जब वहां लिखेंगे। ये 3-4 अजम्पशन से, ये अजम्पशन उसमें आ जाए लैंग्वेज में आपकी। कौन कौन सा अजम्पशन आ जाना है आपका? फ्लो नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी आइडियल हो, इनकॉम्प्रेसिबल हो, यूनिफॉर्म हो, कंटिन्यूअस हो और स्ट्रीमलाइन हो, है ना? अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसलिए इन अजम्पशंस को हम अलग भी लिखाते हैं क्योंकि अजम्पशंस पर क्वेश्चन आता है। तो हेडिंग दे लीजिए अजम्पशंस, क्योंकि इस डेफिनेशन में फिर भी आपको याद रहे न रहे, एक जगह पे लिखे रहेंगे तो उनसे क्वेश्चन को पकड़ना आसान रहता है। तो हम इसलिए लिखा देते हैं अलग से। नंबर फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूअस, है ना? फिर भी थोड़े एक दो एक साथ लिखे ले रहे हैं। फ्लो यूनिफॉर्म हो, कंटिन्यूअस हो। अगला है फ्लूइड इज नॉन विस्कस, दैट इज आइडियल।
फ्लूइड नॉन विस्कस है, आइडियल है। और आइडियल में इनकॉम्प्रेसिबिलिटी अपने आप आ जाती है वैसे, ठीक है, जरिए उसे नहीं लिखने हैं। कैसा है आगे लिखिए, फ्लो इज 1D दैट इज अलोंग स्ट्रीम लाइन। फ्लो इज 1D दैट इज अलोंग स्ट्रीम लाइन। बताते हैं, चलिए ये कन्फ्यूजन तुम्हारा भी दूर करते हैं, पहले ये लिख लें। फ्लो इज यूनिफॉर्म और एंड कंटिन्यूअस, फ्लो इज नॉन विस्कस और एंड दैट इज आइडियल, फ्लो इज वन डायमेंशनल दैट इज अलोंग वन डायमेंशन, ठीक है ना, दैट इज वन डायमेंशनल फ्लो होंगे। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, अब इसमें तो न जाने क्या क्या हो रहा होगा, इसमें तो विस्कोसिटी भी होगी, फ्लो यूनिफॉर्म भी नहीं होगा, फ्लो लेमिनार भी नहीं होगा। कुछ भी अचीव करना, जब लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, यूनिफॉर्म, स्टीड अनस्टीड पढ़ रहे तो बात हो रही थी, ऐसा पॉसिबल कहां है, ये तो सिर्फ अजम्पशंस हैं, है ना। तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो ये कि अगर ऐसा हो तब ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तब ऐसा होगा। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब पाइप से फ्लो एक बार हम मेंटेन करा दें तो अपने आप पाइप से फ्लो होता रहेगा। फिर तो एक बार पाइप में फ्लो करा दें तो फिर तो पाइप में फ्लो अपने आप चलता रहेगा, फिर तो टिल्लू जो हमारी पंप होती है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी जरूरत क्यों पड़ती, इसीलिए तो पड़ती है कि एनर्जी के लॉसेस तो होंगे, ड्यू टू वेरियस रीजंस एनर्जी के लॉसेस तो होंगे। तो जो इसमें अज्यूम किया गया ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये हमने सिर्फ अज्यूम किया है। कैसा अज्यूम किया है कि पाइप में फ्लो कैसा हो, वन डायमेंशनल। नॉर्मली नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन हमने बर्नौली लगाने के लिए क्या मानेंगे कि फ्लो हमारा वन डायमेंशनल है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसे वन डायमेंशनल अचीव भी कर लेते हैं कुछ माइनर लॉसेस के साथ। जैसे बताया था कि अगर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है, छोटे से पाइप में है, तो वो कैसा फ्लो होगा, वन डायमेंशनल। तो हम अचीव कर लेते हैं, मतलब नियर अबाउट चले जाते हैं। एग्जैक्टली तो चीजें अचीव नहीं होंगी, हम नियर अबाउट चले जाएंगे। हम नियर अबाउट चले जाएंगे तो ऐसे मानेंगे कि अगर हम एग्जैक्ट आइडियल सिचुएशन में इफिशियंसी हमारी किसी चीज की 80% थी, तो जनरल कंडीशन में अगर नियर अबाउट जा रहे तो कहेंगे हमारी इफिशियंसी 70% रही होगी, है ना। उसे हम उस तरीके से डील करेंगे। तो ये तो आइडियल सिचुएशन है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बर्नौली इक्वेशन कब कब एप्लीकेबल है, तो आप फट से ये लिख देंगे। आप ये आपसे कह दिया जाए इस पाइप में बर्नौली इक्वेशन लग रहा है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन कहे कि बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल ऑन द फ्लो इन दिस पाइप, तो इसका मतलब इस पाइप में कैसा फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस है, स्ट्रीमलाइंड है, यूनिफॉर्म है, नॉन विस्कस है। फिर आप दिमाग नहीं लगाएंगे, चाहे वो मरकरी फ्लो क्यों ना कर रहा हो, मरकरी कितनी विस्कोसिटी है, चाहे मरकरी क्यों ना फ्लो कर रहा हो, आप क्या कहेंगे, सर इसका मतलब इसमें जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी 0 है। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। आगे बढ़े तो इसी चीज को हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब यहां पर फिर कहते हैं बर्नौली फॉर रियल फ्लूइड। आगे यहीं पर सब हेडिंग दीजिए, बर्नौली इक्वेशन, है ना। इसी को बर्नौली इक्वेशन कह देते हैं, ऊपर तो एक थ्योरम लिख गई, इसी को क्या कह देते हैं, बर्नौली इक्वेशन। ये बर्नौली इक्वेशन है, ये बर्नौली इक्वेशन है जो आई, यानी दिस हेड मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, ये बर्नौली इक्वेशन हो गई। अब बर्नौली इक्वेशन हेडिंग दे लीजिए या सब हेडिंग इसी, बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड, बर्नौली इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। ये तो आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड होता ही नहीं है कोई, तो रियल फ्लूइड के लिए कैसी होगी, अब बात करेंगे, है ना। अब उस पर आगे लौट करके, अब अगर रियल फ्लूइड होता ये, है ना, तो यहां पर एनर्जी कितनी इनपुट हो रही होती, एंट्री पॉइंट 1 पर इतनी, सही बात है ना। आउटपुट से एनर्जी कितनी निकल रही होती, इतनी निकल रही होती। लेकिन दोनों एनर्जी अब सेम नहीं होती, एनर्जी का कुछ लॉस हो रहा होगा। तो लॉस कौन सी एनर्जी में से होगा, इसमें से ही तो होगा, इनपुट वाली में से, इनपुट वाली एनर्जी में से कुछ लॉस होगा। यानी जितनी एनर्जी का इसका लॉस होगा उतनी ये एनर्जी कम होगी, उतनी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। क्लियर है ना ये बात। तो इसका मतलब एनर्जी इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड कैसे लिख सकते हैं, T1 अपॉन ओमेगा, लिखते रहिए V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1
ये तो टोटल एनर्जी एट द इनपुट, ये टोटल एनर्जी एट द इनपुट। आउटपुट पर टोटल एनर्जी कितनी है, P2 अपॉन ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, ठीक है ना। इसके कंपेयर में ये एनर्जी कुछ कम होगी, हम लिखना बंद करिए थोड़ी देर। इसके कंपेयर में ये एनर्जी कम होगी नहीं होगी, कितनी कम होगी, जितना लॉस हो गया, जितना लॉस हो गया। तो यहां पर मैं लिख दूं एल लॉस, एल या जेड लिखते हैं, जेड में ही मेजर कर रहे हैं ना हाइट को, तो हम जेड लॉस, जितना लॉस हो गया रियल फ्लूइड के लिए, जितना लॉस हो गया वो हमें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी ये डेटम के फॉर्म में, तो हमने लॉस को भी हाइट के फॉर्म में मेजर कर लिया, और उसे जब कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट से। जितना फ्लूइड का रेट है वेट का ट्रांसफर होने का, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एनर्जी लॉस पर सेकंड आ जाएगा, वो एनर्जी लॉस पर सेकंड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और एनर्जी लॉस या एनर्जी पर सेकंड क्या कहलाती है, पावर। इसको वैसे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सुन लीजिए थोड़ा सा, एनर्जी लॉस पर सेकंड जो आएगी वो क्या आएगा, इसका मतलब पावर लॉस। क्या आ जाएगा वो, पावर लॉस। इसका मतलब फ्लो कराते रहने के लिए इस पाइप में जितना लॉस हो रहा है उतनी एनर्जी आपको एक्सटर्नल एजेंसी से देनी पड़ेगी, तभी फ्लो होगा। और वो एनर्जी कहां से आएगी, आपकी इलेक्ट्रिक पंप से, मोटर से, है ना। वो एनर्जी आएगी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर से। आ गया कुछ आइडिया। तो ये है, तो बेसिकली तो ये रियल फ्लूइड्स होंगे तो एनर्जी का लॉस होगा, क्लियर। तो एनर्जी लॉस भी निकाल सकते हैं, यानी पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो भी निकाल सकते हैं, या पावर लॉस भी निकाल सकते हैं। ये पावर लॉस है, आगे थोड़ा बहुत देखेंगे, अभी आपके कोर्स में उतना डिटेल में है नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो जो छोटी हैं छोटी पढ़ते चले जाएंगे, जब वक्त आएगा तो बड़ी पढ़ेंगे, ठीक है साहब। तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तो तेजी से। अब यहां पर ही मैंने अभी तक आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी इक्वेशन, वैसे वो काइनेटिक फ्लूइड काइनेटिक्स में ही आ जाता है, लेकिन वहां नहीं देखा था, तो यहां देख लेते हैं, है ना। हेडिंग दे दी थी छोटी सी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो अब जरूरत हमें पड़ेगी, वहां हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्यू टू कि कोर्स का हमारा कुछ ऐसा करिकुलम है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। वैसे तो एक दिन हमने देख लिया था हल्का सा, एक दिन तो हमने हल्का सा देख लिया था, लेकिन फिर भी आज थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अभी और भी इक्वेशंस हैं, बर्नौली के बाद में यूलर्स इक्वेशन है, उसे भी देखेंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख लीजिए इसके बारे में। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसको सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन। देखिए इसको कैसे कह सकते हैं, देखिए साहब, कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल ये कोई पाइप है, इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है साहब। इसमें जो फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसकी जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो रो है, और इसका या जो वेलोसिटी है यहां पर वो v1 है, और डेंसिटी रो1 है, एरिया a1 है। अब ऐसे कह लीजिए, एंट्री पर एरिया a1, फ्लूइड की डेंसिटी रो1, वेलोसिटी v1, ठीक है ना। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि फ्लूइड जो है कॉम्प्रेसिबल है या इनकॉम्प्रेसिबल है, तो हम डेंसिटी भी उसकी रो1, रो2, रो3 लेकर के चलेंगे, क्लियर। अब ये हमने आपको लास्ट टाइम पर बताया था कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट लिख लीजिए, वॉल्यूम फ्लो रेट Q इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। और अगर आपको देखिए इस पर कोई कंफ्यूजन है तो इन दोनों की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके देखिए, आ जाएगा। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, वॉल्यूम किसमें होता है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर क्यूब, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या मीटर में। तो देखिए इसकी डायमेंशन को इस तरह रख के देखिएगा, एरिया की डायमेंशन क्या होगी, मीटर स्क्वायर,
है ना। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, मीटर पर सेकंड, क्या आ गया, मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। वॉल्यूम फ्लो रेट, इसका मतलब वॉल्यूम क्यू क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया इनटू वेलोसिटी। अगर आपको वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है फ्लूइड का, तो क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, चलिए अब हम इसको कर दें मास फ्लो रेट में कन्वर्ट, क्योंकि मास फ्लो रेट की बात करें तो मास फ्लो रेट में करेंगे तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए डेंसिटी से। भाई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई अगर डेंसिटी से कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो मास। अब ये वॉल्यूम फ्लो रेट और ये क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट। ठीक है ना, ये मास फ्लो रेट हो गई, यानी मास फ्लो रेट क्या हुई, रो ए वी, यानी ये आ जाएगा किलोग्राम पर सेकंड। अगर इसकी डायमेंशन लिख लें मास किलोग्राम में पर सेकंड। ठीक है साहब। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितना मास m1 एंट्री लेगा उतना ही मास m2 एग्जिट भी करेगा। डॉट लगने का ऊपर मतलब है फ्लो रेट ऑफ मास या मास फ्लो रेट, या डॉट लगा देते हैं तो फ्लो रेट कहने लगते हैं उसे, वहां भी पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में एक जगह। ठीक है ना, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रो1 a1 v1 इक्वल टू रो2 a2 v2 आ गया कंटिन्यूटी इक्वेशन। रो1 a1 v1 इक्वल टू रो2 a2 v2। ठीक है, यहां देखिए हमने डेंसिटी चेंज को कंसीडर किया है, यहां हमने डेंसिटी चेंज को कंसीडर किया है। इसका मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं कि ड्यूरिंग द फ्लो फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो सकती है, मतलब कंफर्म तो नहीं है लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि डेंसिटी चेंज हो सकती है ना। यानी ये इक्वेशन सभी फ्लूइड के लिए वैलिड है, चाहे वो कंप्रेसिबल फ्लूइड हो या इनकॉम्प्रेसिबल, है ना, सही है ना। यानी स्पेशली ये इनकॉम्प्रेसिबल के लिए तो, सॉरी कॉम्प्रेसिबल के लिए तो वैलिड है ही है। अगर हम ये कहते हैं कि अगर फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, इफ फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, इफ फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, अगर फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होता तो उसकी कंडीशन क्या होती है, रो1 इक्वल टू रो2, यही तो कंडीशन हो जाएगी अगर फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होगा तो। सही बात है ना, इसका मतलब रो से रो कट जाएंगे, क्या बच जाएगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। ये आ गया कंटिन्यूटी इक्वेशन का दूसरा रूप। लेकिन ये कैसे फ्लूइड के लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर इनकॉम्प्रेसिबल। तो कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर ये वाला इक्वेशन दे रखा है तो ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्प्रेसिबल के लिए है, और ये किसके लिए है, कंप्रेसिबल। वैलिड तो दोनों के लिए ही, लेकिन स्पेशली इसको यूज क्यों करेंगे, जब कॉम्प्रेसिव इनकॉम्प्रेसिबल है तो क्यों रो से मल्टीप्लाई करते घूमे हम, है ना, कैलकुलेशन ही तो करनी बेकार की है। जैसे हमें फ्लूइड मालूम पड़ेगा इनकॉम्प्रेसिबल तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, हमें मालूम पड़ेगा फ्लूइड इज कॉम्प्रेसिबल तो दिस इक्वेशन। कभी कभी पूछ लेते हैं इसको भी, एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक नंबर में, ठीक है ना, कंटिन्यू इक्वेशन। तो यहां पर यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड कंजर्वेशन ऑफ मास ही वैलिड नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम भी वैलिड, ये वॉल्यूम ही तो है। यानी कंटिन्यू इक्वेशन इन केस ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या हो जाता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, क्या हो जाता है, वॉल्यूम फ्लो रेट। क्यों, जितना वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वही ठीक है। फिर क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अगली हेडिंग दीजिए तो आयलर्स इक्वेशन या यूलर्स इक्वेशन, जो भी आप बोलना चाहें उसे, यूलर्स इक्वेशन या आयलर्स इक्वेशन।
यूलर्स इक्वेशन और आयलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन देख लीजिए, इट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, इट इज differential form of Bernoulli's equation. It is based on conservation of momentum equation. It is based on conservation of momentum equation. Based on conservation of momentum equation. ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कई बार पूछा जाता है, यानी बर्नौली इक्वेशन किस पर बेस्ड थी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। वो किस पर बेस्ड थी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर कल को पूछा जाए तो लिख ले चाहें तो, क्योंकि एनर्जी का ही तो कंजर्वेशन कर रहे थे, उसमें साफ साफ दिख रहा था। इसमें साफ साफ आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली दिखा दिया है कि इट इज बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन यानी मोमेंटम का इक्वेशन है यहाँ पर इनडायरेक्टली। अगर आप एनर्जी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो मोमेंटम का इक्वेशन वो निकल करके आ जाता है। अब ये कह रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म है, तो पहले P अपॉन ओमेगा प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला इक्वेशन लिख लो। ये क्या है? पहले तो बर्नौली इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट कर देंगे क्या आ जाएगा? यूलर्स इक्वेशन। तो हमें याद नहीं करना, ये लिखिए, इसको डिफरेंशिएट करिए। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो P का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dP। ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो करेंगे नहीं हम भाई, ओमेगा तो कांस्टेंट है ना। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो P का क्या हो जाएगा? dP। तो क्या हो जाएगा? dP ओवर ओमेगा, ठीक है ना। फिर आ जाइए 1/2G कांस्टेंट है, V स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2V dV, है ना। Y स्क्वायर का क्या होता है? 2Y dy, यही होता है ना। भूलिए मत डिफरेंशिएशन को, ठीक है। प्लस Z का क्या हो जाएगा? dz। C का क्या हो जाएगा? 0। आ गया यूलर्स इक्वेशन। अब इसको अपने हिसाब से जैसा ऑप्शन में दे रखा हो मॉडिफाई कर लो। बाई चांस ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो dP ओवर रो जी प्लस 2 से 2 कट गया, V dV ओवर G प्लस dz इक्वल टू 0, तो ऐसे करके लिख देंगे आप। ये वाला ढूंढ लेंगे, ऑप्शन दे रखे होंगे ना वहां, तो जिस फॉर्मेट में दे रखा हो। बाई चांस ऐसे नहीं दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो dP ओवर रो G से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो dV dV प्लस G dz इक्वल टू 0, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये सबसे ज्यादा लिखी रहती है, सबसे ज्यादा ये वाली इक्वेशन आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है साहब। अब कोई अगर रो से और मल्टीप्लाई कर दे तो और एक नई फॉर्म बन जाएगी उसकी। तो साहब कोई रो से मल्टीप्लाई करके रख दे, बाई चांस हमारा रो से मल्टीप्लाई करके रख रखा हो तो वो भी ढूंढ लेंगे। अब आप ढूंढते रहिए, प्लस रो V dV प्लस रो G dz इक्वल टू 0। करने को वो कैसे भी करता रहे, आप उसे देखते रहिए। ठीक है। अब ये देखिए जो मोमेंटम है, मोमेंटम अगर आप हाई स्कूल का थोड़ा सा याद है तो आपको मालूम होगा
जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। कौन बोला? वेरी गुड, है ना, याद ही होगा वैसे सभी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। तो यहां पर क्या है, ये मोमेंटम इक्वेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो है, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है, यानी अल्टीमेटली क्या है, ये है फोर्स टर्म। ये जो इस यूलर्स इक्वेशन में है ये क्या टर्म है? फोर्स टर्म है। तो ये बेसिकली वही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड, जो कहा था ना इनर्शिया का जो लॉ है कि अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन से चलती रहेगी। तो सिमिलरली यहां कह रहे हैं कि अगर बॉडी चल रही है, यानी अगर फ्लूइड चल रहा है, तो उस पर यानी सभी फोर्सेस का समेशन 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्लूइड अपनी मनमर्जी चल रहा है तो इसका मतलब उसका सभी फोर्सेस का जो समेशन है वो क्या होगा? 0। और वो फोर्सेस कौन कौन से हैं? ये कौन सा फोर्स है यहां पर? प्रेशर की वजह से प्रेशर फोर्स। ये कौन सा है? प्रेशर फोर्स, ठीक है ना। ये वेलोसिटी की वजह से कौन सा फोर्स होता है? वेलोसिटी की वजह से होता है इनर्शिया, है ना, वेलोसिटी की वजह से होता है इनर्शिया। तो ये हो गया आपका इनर्शिया फोर्स। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना इनर्शिया होगा ना, है ना। तो वेलोसिटी की वजह से होता है इनर्शिया। सिर्फ इनर्शिया मास की वजह से नहीं होता, मास तो है ही है एक प्राइमरी फैक्टर, मास नहीं होगा तो इनर्शिया होगा ही नहीं, लेकिन जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही उसका इनर्शिया फोर्स ज्यादा हो रहा होगा, इनर्शिया फोर्स। दूसरा थर्ड वन क्या है? ग्रेविटी। ये क्या है? ग्रेविटी फोर्स। इसे कुछ लोग ग्रेविटी फोर्स या एक नाम और देते हैं और बॉडी फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटी फोर्स और बॉडी फोर्स। यानी आयलर्स इक्वेशन इज नथिंग बट summation of these three forces, and summation of these three forces on a fluid is 0। ये है, ठीक है ना। प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स, कुछ लोग ऐसे करके भी लिख देते हैं प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू इनर्शिया फोर्स, है ना। वो बाद में जब आप आगे पढ़ोगे तो इन्हीं इक्वेशंस को बेसिकली डील करना पड़ेगा। जब आप हायर क्लासेस में एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो जब इन्हीं का एक विचित्र रूप आ जाता है डिफरेंशियल फॉर्मेट में। अभी यहां लिखा नहीं रहे, एक इक्वेशन और है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, है ना। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन और है, उसके आपको नहीं पढ़ना है, वो बहुत खतरनाक सी है, लिखेंगे तो है ही नहीं। चलो नाम आ गया है तो लिख लो खाली, उसके बारे में होती क्या है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लिख लीजिए, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, है ना। लिख नहीं पा रहे लग रहा है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, नाम आपने सुना होगा, इसका नहीं सुना है सुन लेंगे जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी नहीं है। बिल्कुल पढ़ेंगे तो कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो ऑब्वियस बात है 100% इसका नाम आए बिना ये टॉपिक से आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब बर्नौली और ये आएंगी तो ऐसे ही जैसे मैंने अपने आप ले लिया नाम, मैंने बिना चाहते हुए पढ़ाऊंगा लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा ना इसका, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। लेकिन पढ़ाना बताना तो था ही खैर हमें तो यहाँ। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस में, बर्नौली में और यूलर्स इक्वेशन में एक चीज बड़ी कॉमन है। एक चीज तो यही कॉमन है कि डिफरेंशियल फॉर्मेट है, वो एनर्जी का फॉर्म है, ये मोमेंटम का फॉर्म है। लेकिन एक चीज और है, वो चीज क्या है कि इनमें दोनों में कहीं भी विस्कस टर्म नहीं है, नहीं है ना विस्कस टर्म। ये दोनों इक्वेशंस में विस्कस टर्म नहीं है, यानी दोनों ही इक्वेशन अभी ये आइडियल फ्लूइड के लिए ही वैलिड है, यानी ऐसे फ्लूइड के लिए वैलिड हैं दोनों ही जिनमें विस्कस यानी विस्कोसिटी नहीं है। अब जब विस्कोसिटी और इन्वॉल्व हो जाएगी तो एक नया फोर्स और पैदा हो जाएगा, चौथा विस्कस फोर्स। जब विस्कोसिटी इन्वॉल्व हो जाएगी तो एक और फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा, विस्कस फोर्स। तो उसको तो अभी तक हमने कंसीडर ही नहीं किया। और सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस तो उसकी वजह से होगा, वो तो हर वक्त रहेगा। एनर्जी लॉस दो वजह से होगा, एक तो पाइप में जिसमें चल रहा है उसके पाइप सरफेस के फ्रिक्शन की वजह से, आगे चल के पढ़ेंगे ऐसे कैसे कैसे लॉस होगा। दूसरा होगा विस्कोसिटी की वजह से जो ऑलवेज रहेगी। पाइप सरफेस को तो हम कितना भी स्मूथ कर लें, उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन विस्कोसिटी को थोड़ी नहीं फ्लूइड की को निकाल के फेंक देंगे उसमें से, है ना। तो विस्कस फोर्स तो हमने कंसीडर ही नहीं किए। तो उन फोर्सेस को जो कंसीडर करता है, यानी सभी फोर्सेस को, यानी बिल्कुल रियलिस्टिक प्रॉब्लम को जो कंसीडर करता है, वही इक्वेशन का नाम है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। जो एकदम सभी कंडीशन को, रियलिस्टिक प्रॉब्लम को कंसीडर करता है, उसका नाम है
नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। चलिए लिख लीजिए तो इसके बारे में थोड़ा सा। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, ये भी बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड है। ये भी किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट इट ऑल्सो कंसीडर द विस्कस फोर्सेस। दिस ऑल्सो कंसीडर द विस्कस फोर्सेस। ये विस्कस फोर्सेस को भी कंसीडर करता है, बस इतना सा आप इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका टाइम भी काफी हो लिया। चलिए तो यहीं तक छोड़ते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, तो उन्हें हम कल पढ़ लेंगे। इसे बंद कर देना।